स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी बुक में इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व किए थे। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, दैट इज पॉइसन्स रेशियो। एक पॉइसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ फाइंड की थी। देखो, जब हमने यंग मॉड्यूलस की बात की, यंग मॉड्यूलस फाइंड किया था आपने, तब आपको याद होगा कि हमने दो वायर्स ली थी, एक रेफरेंस वायर थी और सेकेंड एक्सपेरिमेंटल वायर थी, और नीचे जो पेन रखा था उसमें हम वेट रखते गए हमारे एक्सपेरिमेंटल वायर में। तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आया वो डेल्टा एल हमने फाइंड किया था, दैट इज एलोंगेशन। तो एलोंगेशन डेल्टा एल कितना मिल रहा है वो हम फाइंड कर रहे थे, लेकिन तब उसकी हेल्प लेके हमने यंग मॉड्यूलस को डिटरमाइन किया था। लेकिन आपको याद होगा कि लेंथ में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा वायर है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से उसका जो वायर होगा, आप समझ सकते हो, उसको हम खींचते हैं तो वो थोड़ा पतला होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रेडियस जो थी उसमें क्या चेंज आया, या फिर बोल सकते हो उसके डायमीटर में क्या चेंज आया, वो हमने नोट डाउन नहीं किया। तो जो डायमीटर में जो चेंज यहाँ पर आ रहा है वो हमने यहाँ नहीं नोट डाउन किया, लेकिन जो पॉइसन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ बताई कि यहाँ पर जो चेंज आता है, डायमीटर में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। और उन्होंने बताया कि ये जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ पर प्रोपोर्शन की जगह पर आप जो कांस्टेंट लगाओगे दैट इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। मतलब पॉइसन्स रेशियो क्या है, तो आप बोल सकते हो ये दोनों का क्या लेना पड़ेगा, रेशियो। मतलब लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका आप रेशियो निकालोगे तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। और यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन डायमीटर है तो आप लिख सकते हो डेल्टा डी बाई डी, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑलरेडी आपको पता है दैट इज डेल्टा एल बाय एल। तो इसकी हेल्प लेके कितना उसका रेशियो है, पॉइसन रेशियो मटेरियल का, वो आप फाइंड कर सकते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशियो है मतलब इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, राइट। नॉर्मली हमारे पास सपोज हम बात करें कि फॉर स्टील मटेरियल है हमारे पास, सपोज स्टील है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं अगर हम पॉइसन रेशियो फाइंड करें एक्सपेरिमेंट से तो नियर 0.28 टू 0.30 के बीच में मिलता है, इतना पॉइसन रेशियो होता है। और अगर मैं एल्यूमिनियम एलॉय के बारे में बात करूं तो उसके लिए उसकी वैल्यू नियर 0.33 जितनी है। तो सिंपल हो गया ये हमारे पास पॉइसन रेशियो की। पॉइसन रेशियो का मतलब क्या होता है? तो पॉइसन रेशियो मतलब ये हुआ कि जब हमने नीचे कि कोई हमारे पास वायर था, उसके नीचे हमने जो मास था या फिर बोल सकते हो वेट, वो इंक्रीज करते गए तो उसकी लेंथ में चेंज हमने नोट डाउन किया, लेकिन डायमीटर में क्या चेंज आ रहा है वो हमने वहाँ पर देखा ही नहीं। तो पॉइसन नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि डायमीटर में जो चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, और वो कैसा होता है? ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। तो ये सिंपल चीज़ थी, आपको ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी थी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारे पास वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। आपको याद होगा कि सपोज स्प्रिंग थी हमारे पास, हमने वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ा था, तब आपने देखा था कि हमारे पास स्प्रिंग थी, उसको हम उसकी ओरिजिनल कंडीशन से वहाँ से ऐसे स्ट्रेच कर रहे थे या फिर कंप्रेस कर रहे थे, तो उसकी वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो रही थी, है ना। उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बताया था, उसकी फॉर्मूला भी बनाई थी हमने 1/2 kx², राइट। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास कोई स्ट्रेच्ड वायर है तो उसमें भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो चीज़ क्या है वो अभी हमें समझनी है। तो देखिए, आप ऐसे सोचिए, सपोज मेरे पास ये एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है सपोज एल। अब नीचे इसके नीचे हम कुछ वेट लगाएंगे तो उसकी वजह से ये वायर कुछ स्ट्रेच होता है, राइट। तो उसकी लेंथ में कुछ वो डेल्टा एल जितनी सपोज लेंथ इंक्रीज हुई। आप जानते हो कि कुछ लिमिट तक, जब उसकी इलास्टिक लिमिट होती है वहाँ तक, जब हम यहाँ से वेट को हटाते हैं तो फिर वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आता है, मतलब वो रिगेन करता है, और उसके लिए उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये बेसिक चीज़ है, आपको इसके बारे में पता है।
तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, आप सोचो अच्छे से कि ये वायर है, अगर मुझे इसकी लेंथ में थोड़ा भी चेंज करना है, सपोज मुझे एलोंगेशन दैट इज डेल्टा एल की वैल्यू कुछ एल जितनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ मुझे सपोज इंक्रीज करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस साइड, वो वापस उसकी लेंथ वापस उतनी ही लाने की कोशिश कर रहा है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मुझे उसके अपोज में कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसकी लेंथ में मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, तो हमारे पास यंग मॉड्यूलस की फॉर्मूला है y इज इक्वल टू क्या था, F/A अपॉन डेल्टा L/L। सपोज डेल्टा L को मैंने स्मॉल l लिया है, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी y इंटू ये a यहाँ पर आएगा और डेल्टा L को मैं स्मॉल l लिख रही हूँ, तो इतना इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, राइट। मुझे क्या करना है, ये वायर की लेंथ में सपोज बहुत ही छोटा dl जितना चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, जितना आप वर्क करोगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है उसी को हम बोलेंगे उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चीज़ वही हो गई यहाँ पर कि हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट करवाना है हमें, dl जितना, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ सपोज l थी, l से हमें उसकी लेंथ कितनी बनानी है, नई लेंथ, तो l प्लस l बोल सकते हो, मतलब स्मॉल l में कितना चेंज करना है मुझे, l इक्वल्स टू 0 टू l इक्वल्स टू l, मतलब हमारी लिमिट होगी यहाँ से 0 टू l। यहाँ पर f की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, f इज y/L इंटू dl। तो यहाँ पर यंग मॉड्यूलस a और l को अगर हम कांस्टेंट ले लें तो सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा l का, और l का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट विल बी L²/2। यहाँ पर हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा आंसर वही रहेगा, क्या रह जाएगा, 1/2 मैं ऐसे लिख सकती हूँ YA/L इंटू L²। अब देखिए ये जो टर्म है इसको मैं L से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रही हूँ, उसका रीज़न कुछ ऐसा है, देखो इसका हमारा आंसर कुछ ऐसा होगा 1/2, फिर ये हो गया YA, देखो आप अच्छे से, नीचे हो गया L², तो ऊपर स्मॉल L² है, तो ये इसको हम L/L होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये लेंथ और एक हो गई जिसको मैं एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वायर। और ये क्या है हमारा, डेल्टा L/L दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, है ना। तो ये जो है ये हो गया स्ट्रेन, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ ऐसी बन गई, 1/2 यंग मॉड्यूलस इंटू क्या है, वॉल्यूम इंटू क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या है, स्क्वायर। इसको हम एप्सिलॉन भी लिखते हैं, राइट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गई 1/2। अब यंग मॉड्यूलस को हमने डिफाइन किया था कैसे, यंग मॉड्यूलस इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिख सकते हो। वॉल्यूम को जो है मैं अभी v लिख रही हूँ, और यहाँ पर स्ट्रेन का स्क्वायर मतलब एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, एक एप्सिलॉन कैंसल आउट हो गया, हमारा आंसर कुछ ऐसा बना 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर ये जो वर्क हुआ उसकी उतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है, तो मैं इसको U लिख रही हूँ। अब अगर मैं इसको टोटल हमारे पास जो भी ये फॉर्मूला बन रही है उसको अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बनेगा 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो ये हो गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी या फिर वॉल्यूम डेंसिटी बोल सकते हो आप इसको। तो U/V मतलब हमारा आंसर मिला 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ज़रूरत लगे तो फिर से एक बार अच्छे से ये मैं जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप अच्छे से फिर से एक बार देख लेना, और बुक से भी अच्छे से देख लेना। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन। ये जो हमने जो भी चीज़ हमारे चैप्टर में पढ़ी है मतलब है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, है ना। मतलब ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमने ये चीज़ सारी पढ़ी कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो उसकी एप्लीकेशन हम कहाँ ले सकते हैं।
तो आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो उसके सारे कंस्ट्रक्शन में हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसकी इलास्टिसिटी कैसी है। वो चीज़ बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी होती है। अगर उसमें हमने ध्यान नहीं रखा तो पॉसिबल है कि ब्रिज हमने बनाया और वो टूट गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर अफेक्ट करती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसके बारे में 100% जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है और हमें बहुत ही उसमें प्रिसाइज रहना चाहिए, राइट। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो ब्रिज होते हैं, उसके बीम होते हैं, उसकी शेप भी कुछ ऐसी आई जैसी होती है। तो ऐसी ही शेप रखना क्यों ज़रूरी है? सपोज माउंटेन की बात करें तो उसकी हाइट पर्टिकुलर कुछ लिमिट से ज़्यादा की हाइट उसकी नहीं हो सकती, और ऐसे पिरामिड जैसे शेप के होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे आपको बताना है। फर्स्ट चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन करूं कि आपने देखा होगा कि क्रेन होता है और वो क्रेन बहुत भारी चीज़ें जो है वो उठाता है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि उसके साथ जो वायर जो बंधा होता है वो बहुत ही, उसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है। वो रखना इतना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको वो ग्राफ याद होगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा था, है ना। तो उसमें हमने एक पॉइंट की बात की थी, दैट इज यील्ड पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो फिर जो हमारे पास कोई भी मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकता, है ना। एक पॉइंट की बात की थी, उसको हमने डिफाइन किया था, दैट इज यील्ड पॉइंट, राइट। तो उसकी जो फॉर्मूला होगी वो ऐसी होगी F/A या फिर W/A। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, सिग्मा उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखना चाहिए, ताकि उसके बाद की वैल्यू, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कुछ फिक्स होगी। जैसे मैंने कोई वायर लिया, स्टील का वायर लिया, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू फिक्स होगी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो वायर यूज़ करना है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी रखनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो क्रेन ऐसा बहुत सारा जब वेट उठाता है तो उसके जो वायर्स होते हैं वो नॉर्मली एक सिंगल वायर नहीं होता, वो उसको ऐसे ट्विस्ट करके रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा यूज़ करना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये एक चीज़ हो गई आपके पास कि क्यों ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ये चीज़ डिपेंड करती है। इसीलिए जो भी हम वायर यूज़ करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखना पड़ेगा, ये चीज़ भी देखना उतना ही ज़रूरी है। ये एक पॉइंट था हमारे लिए। सेकेंड, हमारे पास जब हमने कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या फिर ब्रिज बनाते हैं तब आपने देखा होगा कि बीम होते हैं। सपोज मैं ऐसे सोचूं कि ये एक ऐसा बीम है, ऐसे बहुत सारे रखे हैं हमने और पूरा ब्रिज बनाया है, राइट। तो अगर ऐसा ब्रिज है, यहाँ दोनों साइड ऐसे फिक्स है, ओके, और यहाँ पर बीच में मैंने कोई वेट लगा दिया, तो अगर हम कुछ वेट लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इस पर बीच में ऐसे वेट आया तो उसकी वजह से ये जो होता है वो ओरिजिनल उसकी कंडीशन से कुछ इतना नीचे आता है, थोड़ा नीचे आया, तो इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये उसको सपोज मैं बोल रही हूँ डेल्टा। तो वो डेल्टा की वैल्यू नॉर्मली जो होती है वो होती है W × L³/4BD³। तो यहाँ पर जो है, यहाँ L मतलब इसकी लेंथ हो गई, B मतलब ब्रेथ हो गई, D मतलब ये डेप्थ हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें, उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमने जो भी बीम यहाँ पर रखा है, जिसमें से जैसे ब्रिज बनता है तो ब्रिज पे से बहुत सारे ऐसे व्हीकल जा रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ वेट होता है। तो वेट की वजह से इसमें ये कितना ऐसे बेंड होगा, तो वो कितना बेंड हो रहा है वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो अगर उसको कम बेंड होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें लेंथ कम रखनी पड़ेगी, राइट। और जो डेप्थ है वो डेप्थ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसके साथ एक y आएगा, यंग मॉड्यूलस, उस पर भी ये डिपेंड करेगा, ये चीज़ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि अगर मैंने इसकी डेप्थ जो है वो डेप्थ अगर कम रखी तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ऐसी बहुत ही पतली पतली अगर हम चीज़ें ऐसे बीम बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसीलिए ये ज़रूरी है, अगर हमने लेंथ जो है वो लेंथ भी बहुत ही कम रखी तो भी हमारा ब्रिज प्रॉपर नहीं बन सकता। इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि वो ज़्यादा जो है वो बेंड न हो जाए,
जाए, इसीलिए नॉर्मली हम इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा आई जैसा बनाते हैं। तो ऐसा अगर शेप हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पूरा जो वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी वजह से ये ज़्यादा बेंड भी नहीं होगा। और हम ऐसा ही मटेरियल यूज़ करते हैं कि जो बेंड हो ही नहीं, मैक्सिमम उसमें कितना वेट आ सकता है उस पर, ये चीज़ भी हम ऑलरेडी पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और ऐसा ही मटेरियल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। और चीज़ आपने देखी होगी, जो पिलर्स हम यूज़ करते हैं उसमें ऐसा राउंड शेप का पिलर यूज़ करें, उससे तो अच्छा है कि ऊपर जो है ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया बना हो, ऐसा पिलर आप यूज़ करोगे तो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी वहाँ पर ज़रूरी होती है। जब भी आप ऐसा कोई ब्रिज या ऐसा कोई बिल्डिंग बना रहे हो तब बीम कैसा होगा ये चीज़ भी बहुत ही उस पर अफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ है, आपने ऑलवेज देखा होगा कि माउंटेन्स जो होते हैं उसका कुछ ऐसा ही शेप होता है। उसका रीज़न कुछ ऐसा है कि देखो ये हो गया बेस, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी रॉक्स होंगे तो उसकी वजह से इस पर कुछ फोर्स लगेगी, राइट। तो जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, आप देख सकते हो ये जो सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर इक्वल फोर्स नहीं लग रही। अगर फोर्स इक्वल नहीं लग रही मतलब स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इससे एक लिमिट से ज़्यादा इस पर रॉक अगर हम रखने जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो वापस ऐसे नीचे ही आता जाएगा, वो वापस, क्योंकि एक लिमिट आ जाएगी उसकी, उसके बाद उस पर ज़्यादा हम उसको रॉक्स को नहीं रख सकते, राइट। तो ये चीज़ उस पर अफेक्ट करती है। सपोज एक सिंपल हम कंडीशन की बात करें कि जो रॉक है उसके लिए ये जो बेस है वो कितना प्रेशर जो है वो सहन कर पाएगा, तो P इक्वल्स टू हम H रो G लिख सकते हैं। यहाँ से H की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। हमारी टेक्स्ट बुक में जो वैल्यूज़ दी हुई है P की अपॉन ऐसी होगी फॉर्मूला रो इंटू G। तो यहाँ पर जो P है, P की वैल्यू है 30 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो G की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं और रो जो है वो है 3 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, 1 इंटू 10⁻4 हो जाएगा ना मीटर, या फिर बोल सकते हो आप 10 किलोमीटर। मतलब कि जो हमारा जो ऐसा कोई भी ऐसा माउंटेन होगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर जितनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो इससे तो कम है। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इतनी हाइट उसकी बन सकती है, मतलब कितना प्रेशर ये सहन कर पाएगा। नहीं तो उसके बाद क्या होगा, इससे ज़्यादा आप प्रेशर इस पर आएगा तो वो सारे रॉक्स जो होंगे वो नीचे ही गिरते जाएंगे। तो मतलब मैक्सिमम इतनी ही हाइट वो तक वो पहुंच सकता है, वो चीज़ इस पर डिपेंड करती है। ये चीज़ और एक थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे।